दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने इस मंच पर जिसका नाम है मयूर जानी ऑफिशियल। अब आज जो हम बात करने वाले हैं वो मुंबई बृहद नगर पालिका के चुनाव और उसके बाद उसके घोषित हुए परिणाम को लेकर बात करने वाले हैं, है ना। वो गाना है ना, ये पुराना गाना है, रफी साहब ने शायद गाया है कि ए दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के ही है मुंबई मेरी जहां। अब तो मुंबई नहीं बोल सकते तो मुंबई कहना पड़ेगा, है ना। मुंबई पर जो है बहुत सारा एंटरटेनमेंट बन चुका है, फिल्में बन चुकी हैं, सीरियल बन चुकी हैं, वो सब अपनी जगह पे है। लेकिन मुंबई अपनी जगह पे अभी भी देश की, ये कह सकते हैं तो उसमें कोई गलत बात नहीं होगी कि देश की आर्थिक राजधानी है। मुंबई का दिल जब धड़कता है सही से तो जैसे भी हालात हो, देश का भी जो है अर्थतंत्र का दिल ठीक से धड़कता रहता है। अब उस मुंबई पर समझ में जो आ रहा है वो ये है कि हल्की सी पतली सी ही सही, लेकिन मेजोरिटी से या तो ताकत से भारतीय जनता पार्टी का शायद पहली बार कोई मेयर बनेगा अभी इस तरह से। और मतलब वहां पे शासन जो है वो बीजेपी और उनके साथी ये शिंदे साहब की शिवसेना और बाकी सब ये सब जो है मिलकर करेंगे। और शिवसेना जो कि बाला साहब ठाकरे साहब की शिवसेना थी, फिर तो वो उद्धव साहब की हो गई और शिंदे साहब की अलग हो गई, वो और उनका दबदबा जो है अब नहीं रहेगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं 16 तारीख है, रात है, और 16 तारीख के पूरे दिन भर जो ड्रामा मुंबई के चुनावी परिणाम को लेकर चलता रहा और जो बीजेपी ने ओवर एग्जेगरेटेड वे में जिस तरह से पूरे दिन जो है वो एक नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश की और जैसे कहा कि हमने तो सुपड़ा साफ कर दिया है और ये सब है, तो हम आज मुंबई से ही, फ्रॉम द हार्ट ऑफ मुंबई, हमारे जो प्रिय दोस्त हैं सोहित मिश्रा जी, आप देखते हैं उनको, सोहित मिश्रा ऑफिशियल पे बहुत प्यार भी करते हैं, उनको आज हम आमंत्रित कर रहे हैं और उन्हीं से हम मुंबई के जो परिणाम है चुनाव के उसको समझने की, उससे पहले क्या हुआ, चुनाव से पहले क्या हुआ, चुनाव के दौरान क्या हुआ। उनका एक ट्वीट भी मैंने पढ़ा था कल सोहित भाई का, इसमें उन्होंने चीजें लिखी हुई थी, तो हम उनके दृष्टिकोण से, क्योंकि वो मुंबई कर हैं, तो उन्हीं से समझने की कोशिश करेंगे कि आज जो 16 तारीख को हम जब रिकॉर्ड कर रहे हैं और ये परिणाम रात के 9 बजे तक हमारे पास जो है, उसको लेकर हम मुंबई के इस चुनाव को, परिणाम को कैसे देखेंगे। तो अब सीधा जोड़ रहा हूं मैं। और सुमित भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज जो है वक्त निकाला, देर रात को ही सही, लेकिन आपसे बात करना जरूरी था आज। तो क्योंकि हम अभी रिकॉर्ड करेंगे, अब ये प्रोग्राम जो है हमारा दर्शक जो है 17 तारीख को सुबह देखेंगे 10 बजे, 10:10 पे। तो तब तक अब तक कोई बदलना कुछ है नहीं, अब जो है सो वही जी, है जी है ना। नहीं, मुझे ऐसा लगता है मयूर जी, एक तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया आपके चैनल पर। और यहाँ पर मैं शुरुआत में ही कह दूं कि जिन दर्शकों ने 16 तारीख को सुबह टीवी देखा होगा, उससे ज्यादा खबरें उनको 17 तारीख की सुबह टीवी पर देखने को मिलेंगी या इस समाचार से देखने मिलेंगी। उसकी वजह है, देखिए आज सुबह से मैं आपको बता दूं, ये जब शाम का समय है और मैं और आप बात कर रहे हैं, तब भी मुंबई में कांटे की टक्कर चल रही है। मुंबई में 227 सीटों का जो पूरा महानगर पालिका है, उसकी मेजोरिटी जो होती है वो होती है 114। और अब जब 9:05 पर मैं आपसे बात कर रहा हूं, तब भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे मिलकर एक साथ 114 की जो सिंपल मेजोरिटी का मार्जिन है, वहां पर उनकी ओर से वो पहुंचे गए हैं। लेकिन इससे पहले आपने क्योंकि कहा कि दिन भर सर्कस चला, तो लोगों को यह भी बताना जरूरी है कि टीवी स्क्रीन पर, खास तौर पर गोदी मीडिया में, जो दिल्ली के एंकर्स होते हैं, जो काला कोट पहनकर ऐसे हाथ हिलाकर बात करते हैं ताकि लोगों को लगे कि कुछ गंभीर बात कर रहे हैं, वो सुबह से बता रहे थे 135, 140, 150 तक भी लोग पहुंच गए थे कि भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे को मिल रहा है, ठाकरे का सुपड़ा साफ हो चुका है। जबकि मैं आपको बताऊं, अब भी 227 में से 222 सीटों पर ही गिनती पूरी हो पाई है, 5 सीटों की गिनती नहीं हुई है। पता नहीं इन लोगों के पास सुबह 11 बजे कैसे ये आंकड़े आ गए थे कि ये 135, 140, ये वही मीडिया वाले हैं मयूर जी जो
जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था ना, ये यही लोग हमको लाहौर, इस्लामाबाद, कराची तक पहुंचा चुके थे। वही लोग अब भारतीय जनता पार्टी को सुबह 11 बजे, 10 बजे से वोटिंग की गिनती शुरू होती है, 11 बजे ये 135 140 तक पहुंचा चुके थे। अब क्योंकि आपने कहा कि क्या हुआ पूरे चुनाव के समय, मैं दर्शकों को 2-3 चीजें बताना बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे वो समझ सकें कि हुआ क्या है। 1996 1996 से लेकर 2017 जब आखिरी बार चुनाव हुआ था, शिवसेना ने पूरे मुंबई पर अपना कब्जा कर लिया था। 2017 में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना अलग अलग चुनाव लड़ी थी। तब शिवसेना को एक साथ शिवसेना थी, उन्हें 84 सीट्स मिले थे और भारतीय जनता पार्टी को 82 सीट्स मिले थे। 2026 में हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं और आप सोचिए, जिस भारतीय जनता पार्टी को 2017 में 82 सीट्स मिले थे, वो 2026 में केवल मुंबई में 88 सीट्स ले पाए। यानी 7-8 साल में अगर ये केवल 5-6 सीटें बढ़ा पा रहे हैं, इससे आप समझ सकते हैं कि इनकी पॉपुलैरिटी मुंबई में वाकई बढ़ी है या फिर नहीं बढ़ी है। ये रही पहली बात। दूसरी बात, आपको ये समझना होगा कि इन्होंने किया क्या। इन्होंने शिवसेना पार्टी को तोड़ दिया। जो शिवसेना जिसे बाला साहेब ठाकरे ने बनाया था, वो नाम, वो चुनाव चिन्ह, उसे लेकर अब भी अदालत में पूरा मामला चल रहा है, लेकिन वो नाम और चुनाव चिन्ह एकनाथ शिंदे के पास है। और मैं आपको बताता हूं, ये इस देश की सबसे अमीर महानगर पालिका है, जिसका जो सालाना बजट है वो 74 से 75 हजार करोड़ रुपया तक होता है। और ऐसा होने के बावजूद आप पाएंगे कि एक एक वार्ड में भारतीय जनता पार्टी हो, एकनाथ शिंदे की शिवसेना हो, इनकी ओर से 5-5 करोड़ रुपए, सोचिए, म्युनिसिपल इलेक्शन में एक एक वार्ड में खर्च किए गए। और उसके बावजूद अगर ये 114 के सिंपल मेजोरिटी पर पहुंचे हैं, तो ये एक तरीके से बताते हैं कि ये जीते नहीं है, ये जीत कर भी हार गए। मैं आपको बताता हूं क्यों। हमने लोकसभा के समय देखा, लोकसभा में जब यहाँ पर सही से चुनाव हुआ, तो ऑपोजिशन, जिसमें उद्धव ठाकरे की शिवसेना, कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी थी, 48 में से 31 सीटें वो जीती थी। और इसका असर नरेंद्र मोदी को दिल्ली में समझना पड़ा था। तो शायद ये बात साहब समझ गए थे कि ऐसा चलेगा नहीं। और उसके बाद जब विधानसभा के इलेक्शंस हुए, तो ये लोग जो इतने पॉपुलर थे लोकसभा में, 5 महीने के भीतर इन्हें केवल 50 सीटों के भीतर सिमटा दिया गया। इस चुनाव के पहले आप देखिए हुआ क्या। आधे से ज्यादा जो उद्धव ठाकरे के साथ जो पार्षद थे, जिसे यहाँ पर लोकल लैंग्वेज में नगर सेवक कहा जाता है, उसे या तो शिवसेना ने अपने पास ले लिया या फिर एकनाथ शिंदे ने अपने पास ले लिया। इस बार के चुनाव में आप पाएंगे कि ईवीएम के साथ जो वीवीपैट होता है, वो नहीं लगाया गया था। इस बार के चुनाव से पहले जैसे राहुल गांधी की ओर से वोट चोरी के ऊपर हमने देखा था कि वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करते हैं, उस तरह का प्रेजेंटेशन आदित्य ठाकरे की ओर से किया गया। राज ठाकरे ने बीएमसी के सामने हजारों पन्नों के जो गत्थे थे डुप्लीकेट वोटर्स के, वो रखे। एन मौके पर ईवीएम के साथ में एक नया चीज जोड़ा गया। कल मैं आपको बता, परसों कल वोटिंग हुई थी, परसों के दिन पता चला कि पैड यू नाम का एक डिवाइस जो है वो ईवीएम के साथ जोड़ा जाएगा, जिसके बारे में कहीं पर भी कोई जानकारी नहीं दी गई थी। दिन रात अंधा पैसा लगाया गया। दिल्ली से काले कोट पहनकर एंकर्स आए और समुद्र के पास खड़े होकर पल्स ऑफ मुंबई बताने की कोशिश उनकी ओर से की गई। और इन तमाम चीजों को करने के बावजूद, और देवेंद्र फडणवीस की ओर से तो आज 4 बजे यहाँ पर सेलिब्रेशन भी किया गया। फिर जब उन्हें पता चला कि अब तक नहीं जीते, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, शाम होते होते जीत ही जाएंगे। और इसके बावजूद अगर उन्हें पेपर थिन मार्जिन मिलता है, 114 सीटों पर वो जीतते हैं, तो आप सोचिए, इतना साम दान दंड भेद, इलेक्शन कमीशन, गोदी मीडिया, आपका पैसा लाड़की बहन के नाम पर 1500 से 3-3 हजार रुपया देना, उसके अलावा मिक्सर से लेकर 5-5 हजार रुपए पर वोट आपको यहाँ पर पता चला है कि दिया गया है। और इतना सब करने के बावजूद अगर आप केवल 114 सीटें मुंबई पर ले आ पा रहे हैं, तो ये दर्शाता है कि मुंबई के लोग आपके साथ नहीं थे, या कम से कम इस चुनाव के बाद भी भारतीय जनता पार्टी की क्या पॉपुलैरिटी है मुंबई में, जो लगातार इनकमिंग लेकर आ रहे हैं लोगों को, वो समझ में आता है। ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि हमारे साथ आरएसएस है, दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। आपका ग्राउंड लेवल पर अगर इतना काम था, तो आपका केवल 5 से 6 सीटें ही मुंबई में क्यों बढ़ी? पहला सवाल यह है। दूसरा सवाल, आप अगर दुनिया के सबसे बड़े एनजीओ से आप लोग आते हैं, तो आपको चुनाव से ठीक पहले दूसरे पार्टी, विपक्षी पार्टी के लोगों को इनकमिंग करने की जरूरत क्यों पड़ी? ऐसे कई सवाल हैं जिसका जवाब मिला नहीं है। लेकिन हाँ, उनकी जीत हुई है 25 साल बाद। और मयूर भाई, मैं आपको बता दूं कि चाहे कितनी भी पॉपुलैरिटी ये ठाकरे बंधुओं की क्यों ना हो, वो नहीं जीत पाते। और इसकी वजह राज ठाकरे ने एक तरीके से पिछले रविवार के दिन मुंबई के शिवाजी पार्क में, जब दोनों ठाकरे भाई साथ में आए थे, वहां पर ही बता दिया था। उनकी ओर से 5 मिनट का एक वीडियो दिखाया गया। वीडियो था 2014
में या उससे पहले गौतम अदानी का इस देश में कितने जगहों पर कितना सारा इंडस्ट्रीज क्या था और 2014 के बाद क्या था। ऐसे ही उन्होंने महाराष्ट्र का भी दिखाया, मुंबई एमएमआर रीजन का भी दिखाया, और इन तीनों जगहों पर एक चीज साफ हुई कि साम दाम दंड भेद हर एक चीज का इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन मुंबई ये नहीं चाहते कि इनके हाथ से जाए। मैं दो तीन चीजें सिर्फ ऐसे ही गिना दूं लोगों को ताकि उनको समझ में आए कि ये जो पेपर जी थिन मार्जिन है वो भी इससे क्यों खुश होंगे। मुंबई एयरपोर्ट गौतम अदानी को दिया गया, नवी मुंबई एयरपोर्ट गौतम अदानी को दिया गया, धारावी रीडेवलपमेंट गौतम अदानी को दिया गया, वाधवान में पोर्ट गौतम अदानी को दिया गया। अब कह रहे हैं कि वाधवान के यहाँ पर एक और नया एयरपोर्ट बनाएंगे, उसके लिए टेंडर में आप पाएंगे कौन आगे हैं, अदानी साहब आगे हैं। अब जी यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जो है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो मीटर्स लगाए जाते हैं, वो अब मीटर्स लगाने का काम किसे दिया गया है, अदानी को दिया गया है। तो मुंबई जहां पर आप अगर 2 करोड़ की प्रॉपर्टी लेते हैं, वो 2 साल बाद उसकी कीमत 3-4 करोड़ हो जाती है। यानी 1-2 साल में आपके प्रॉपर्टी की 50% रिटर्न वैल्यू या प्रॉफिट आपको इस देश में कहीं नहीं मिलेगी। मुंबई की जो रियल इस्टेट है वो दुनिया के सबसे पावरफुल रियल इस्टेट में से एक है। तो वहां पर ये चाहते थे कि ये आए, और क्योंकि आप मेरे साथ जुड़े हैं और आपको गुजरात से कई लोग देखते हैं, तो इसलिए आपको भी मैं बता दूं, एक छवि टीवी पर बनाई गई। छवि क्या बनाई गई? छवि ये बनाई गई कि उद्धव ठाकरे हो, राज ठाकरे हो, या फिर मराठी मानुस हो, वो जब कहते हैं कि मराठी अस्मिता की लड़ाई है, तो वो एंटी गुजराती है। तो हुआ क्या, मैं आपको ये समझा देता हूं ताकि लोगों को समझ में आए कि एंटी गुजराती वाली बात कहीं पर आई नहीं थी, ये बात क्यों आ रही है। हम्म देखिए, आपने क्या कहीं पर सुना है मयूर भाई कि अहमदाबाद के किसी इमारत में ये कहा जाए कि हम गुजरातियों को घर नहीं देते? कहीं पर आपने सुना है? नहीं। ऐसी बातें मुंबई में हुई। मुंबई में कहा गया कि हम महाराष्ट्रियंस को घर नहीं देते। ये कौन लोग हैं ये भी आपको समझना होगा। ये वो लोग हैं जो 2014 के बाद मुंबई में आए हैं, और ये गुजरात से बड़े पैमाने पर बिजनेसमैन आए हैं, जिन्होंने क्या किया कि यहाँ पर एक गेटोइजेशन शुरू कर दिया। आप जानते हैं ऐसे कई गुजराती लोग हैं जो मुंबई में तमाम मुझे लगता है पीढ़ियों से रहते हैं। जैसे मैं मैं मिश्रा। मैं कुछ कहना चाहता हूँ, आपकी जी। बात आप कंटिन्यू करेंगे, लेकिन मैं इसमें इसमें जोड़ना चाहता हूँ। जी। शोहित भाई, हमारा मतलब गुजरातियों का मुंबई के साथ नाता जब से मुंबई मुंबई नहीं था तब से है, तब से है, बेसिकली। सही बात है। सही बात है। मेरे मेरे दादा, मेरे ग्रैंडफादर जो है वो, मुझे पता है कि वो वाल्केश्वर में कहीं रहते थे। हम्म। मैं 1910-20 के दशक की बात करता हूँ, 30 के दशक तक की बात करता हूँ। मेरी तीनों तीन बुआएं जो हैं वो मुंबई में पैदा हुई हैं, बड़ी हम्म। बुआएं, हम्म। है ना। हमारा मतलब वहाँ, और हमारे पर मेरे मतलब ग्रेट ग्रैंडफादर का जो घर था वाल्केश्वर में, तो वाल्केश्वर में हमारे नेटिव से बहुत सारे लोग आके वहां ठहरे और हम्म। बसे। मतलब वो हम्म। 100, 150, 200 साल से भी पुराना गुजरातियों का मुंबई के साथ नाता रहा है। और बिल्कुल। 1960 तक तो ये अहमदाबाद तक तो पूरा मुंबई राज्य ही था, बाकी हम्म। सौराष्ट्र था। तो सही बात है। गुजराती जैसे मारवाड़ी लोग हैं या ऐसे गुजराती लोग हैं, और वहाँ के लोकल मराठी नेटिव हमारे कोली समाज के लोग तो है ही हैं। तो हम्म। हम लोग कोई मुंबई से अलग कभी हुए ही नहीं थे। बिल्कुल। अब ये जो आप अब कह रहे हैं, हाँ। तो जो पुराने लोग बसे हुए हैं, मेरे बहुत सारे रिश्तेदार अभी भी मुंबई में हैं। हम्म। वो बसे हैं 100, 150 साल से बसे हुए वहां पे। बिल्कुल। तो वो बेसिकली मुंबई को, अब यहाँ गुजरात को क्या बोलते हैं पता है? वो देश बोलते हैं कि अगर गुजरात में हम्म। आना है तो देश में जाना है। सही उनके बात है। लिए मुंबई है अपना। तो हाँ। वो गुजराती है जो मुंबई के रह के बने हो, मतलब ये बन के बात रहे। मैं आपको बता दूं मयूर भाई, मैंने जब उद्धव ठाकरे का इंटरव्यू किया था इस चुनाव के समय, मैंने जानबूझकर पूछा कि आप क्या गुजरातियों से नफरत करते हैं? तो उन्होंने कहा, कहाँ मैं कहता हूं कि मैं गुजरातियों से नफरत करता हूं। वो कह रहे हैं जो पीढ़ियों से यहाँ पर रह रहे हैं वो तो मुझसे अच्छी मराठी बोल लेते हैं। ये बात उद्धव ठाकरे ने कही। बिल्कुल उनका सही ये बात। कहना था 2014 के बाद जो लोग इंपोर्ट होकर आए हैं और वो मराठी मानुस से कहते हैं मुंबई में कि आप यहाँ पर नॉनवेज नहीं खा सकते, हाँ, आपको हम इस इमारत में घर नहीं देंगे। ये वो लोग हैं जो सालों साल से नहीं रह रहे हैं। ये वो लोग नहीं है जो आपने बुआओं की बात की या फिर आपने आपके दादा की बात की। वो यहाँ पर मुंबई कल्चर से जुड़े हुए हैं। जैसे मेरा सरनेम मिश्रा है, मैं नॉर्थ इंडिया से आया हूं, मैं यहाँ के कल्चर से जुड़ा हुआ हूं। हमने या आपने अपने कल्चर को यहाँ पर थोपने की कोशिश नहीं की। सही। लेकिन हुआ यही कि 2014 के बाद चाहे उत्तर प्रदेश के लोग यहाँ पर आए हों, गुजरात से लोग आए हों, उनकी ओर से जिस तरह से थोपने की कोशिश की गई, मैं आपको बताऊं, घाटकोपर नामक एक जगह है, वहां पर यह कहा गया मराठी लोग गंदे होते हैं, हम उनको घर नहीं देंगे। ये बातें रिकॉर्ड पर आई थी, जिसके बाद पूरा हो हल्ला हो गया था। तो ऐसे कुछ अपवादों की वजह से
यहाँ पर ये जो है पूरा राजनीतिक मुद्दा मुंबई में बन चुका था। आपने कोली समाज की बात की, तो मुंबई को एक साथ लाने वाले कोली समाज के लोग होते हैं। अब वो कोली समाज के लोग क्या होते हैं, वो मछुआरे होते हैं, तो वो नेचुरली मांसाहारी होते हैं। और आप अगर मुंबई में कहेंगे कि नहीं यहाँ पर नॉनवेज नहीं चलेगा, अरे या भाई, हमारे गुजरात में 1600 किलोमीटर का सी कोस्टल बेल्ट सही है, बात है, और हमारे पूरे 1600 किलोमीटर के कोस्टल बेल्ट में आप कोस्ट से लेके आप 50-100 किलोमीटर जाइए, सब लोग मच्छी खाते हैं वहां। सही बात है, गुजरात में भी खाते हैं, सही और बात सी फूड है, वहां रहेंगे हाँ, तो वही खाएंगे, और क्या खाएंगे सही लोग? बात है। कोई नई बात तो है नहीं वो। तो बिल्कुल। आप समझ रहे हैं कि मैं किन की बात कर रहा हूँ। ये जो कुछ गिने चुने लोग हैं, जो एक तरीके से रिप्रेजेंटेटिव बन जाते हैं नहीं होते हुए। वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, लेकिन उनके पास पैसा है, उनके पास पावर है, और वो मुंबई में दादागिरी कर सकते हैं। तो उसके वजह से एक तरीके की ये छवि बन गई थी कि ठाकरे बंधु जो हैं वो गुजरात के खिलाफ हैं या उत्तर प्रदेश के खिलाफ हैं। लेकिन ऐसा यहाँ पर होता हुआ नजर नहीं आ रहा। जैसे कि मैंने कहा कि अगर 2017 में भारतीय जनता पार्टी को 82 सीटें मिली थी, नरेंद्र मोदी अब तो तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए। 2017 में तो 2014 में पहली बार बनकर आए थे। देवेंद्र फडणवीस 3 बार मुख्यमंत्री बन गए। आधी शिवसेना आपने तोड़ ली, आपने इनकमिंग इतने लोगों की, आपने आधी एनसीपी को तोड़ दिया, पूरे मीडिया को आपने खरीद लिया, दिल्ली के एंकर्स को आपने ला दिया। उसके बावजूद अगर आप केवल 114 सीटें जीत पा रहे हैं, वो भी तब जब इन्होंने हिंदू मुस्लिम किया मुंबई में। आपको मैं बता दूं एक चीज जिसके मुझे डर है, आज जो कुछ नतीजे आएंगे, एक पेपर थिन मार्जिन मिली है। सालों से यहाँ पर क्रिसमस भी मनता आया है, जी सालों जी। से यहाँ पर ईद भी मनता है। हम बांद्रा में क्रिसमस में भी जाते हैं, वहां पर मनाते हैं। हम मोहम्मद अली रोड में, मुझे पता है आप भी गए होंगे अगर आप ईद हाँ। में आए हैं, वहां पर लोग जाते हैं और वो ईद का त्योहार मनाते हैं। आप जिस तरह से उत्तर भारत में देखते हैं कि नरेंद्र मोदी चर्च में जा रहे हैं और उनके लोग जाकर तोड़फोड़ कर रहे हैं या फिर बाकी चीजें, ये मुंबई का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं था। और यहाँ पर पूरे चुनाव में यही करने की कोशिश की कि अगर बीजेपी जीत कर नहीं आती है तो कोई खान मुसलमान जो है मुंबई का महापौर बन जाएगा। ये कहा गया, आप मानेंगे कि बीजेपी के मुंबई के सिटी प्रेसिडेंट की ओर से कहा कि हम मुंबई का न्यूयॉर्क नहीं होने देंगे क्योंकि जोहरान ममदानी वहां के मेयर बन गए। अगर मुंबई का न्यूयॉर्क होता है तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ किसी को दुखी होने की जरूरत है। दुनिया का जो एक तरीके का एक कैपिटल सिटी जिसे कहा जाता है, दुनिया की सबसे आर्थिक ताकत जिसे कही जाती है, सबसे डेवलप शहरों में से एक जो है, अगर मुंबई उस तरफ जाती है तो फिर क्या ये गलत है? लेकिन नहीं है। लेकिन मुझे लगता है जो चीज आप 2000 से या उससे पहले देखकर आ रहे हैं, ऐसा कुछ अब मुंबई में होता हुआ नजर आ रहा है। केंद्र में भी बीजेपी है, राज्य में भी बीजेपी है, और अब मुंबई में भी बीजेपी आने वाली है। तो अब ये आपड़ो मुंबई एक तरीके से हम यहाँ पर देख रहे हैं। और ये एक तरीके से, लेकिन आपको देखना होगा कि यहाँ पर क्या कोशिश की गई थी। कहीं ना कहीं एक जो कहा जाता था ना कि भारतीय जनता पार्टी का कैंपेन का किसी ने तोड़ नहीं निकाला है, बीजेपी की तरह कोई कैंपेनिंग नहीं कर पाता है। यहाँ पर आप देखिए इनकी ओर से पहले से शुरुआत में कोशिश ये की गई कि ये जो पूरा इलेक्शन है इसे हिंदू मुस्लिम पर लड़ा जाए, कि खान को नहीं बनने देंगे, इसने इसको सपोर्ट किया, ये तो उसके साथ है। जबकि जो ठाकरे बंधु हैं उन्होंने मराठी मानुष या स्थानीय लोगों के मुद्दे को उठाया और बीजेपी को मजबूर किया ये कहने के लिए कि नहीं नहीं, मुंबई का महापौर अगर हम आएंगे तो हम भी मराठी को बनाएंगे। तो एक तो सक्सेस यहाँ पर देखने मिला कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति का तोड़ निकाला जा सकता है अगर आप स्थानीय मुद्दों को उठाएं। और तमाम पैसे खर्च करने के बावजूद अगर आप 114 पर पहुंचे हैं, तो इसे क्या जीत मानी जानी चाहिए? ये देवेंद्र फडणवीस खुद तय कर सकते हैं कि वो इसे जीत मानते हैं या नहीं। लेकिन 150 140 की बात जो कराची और इस्लामाबाद वाले मीडिया ने किया था, कम से कम उनके लिए एक तमाचे से ये कम नहीं है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके दर्शक तो बहुत स्मार्ट हैं कि वो आपको देख रहे हैं। ऐसे और भी दर्शक जिस दिन स्मार्ट बन जाएं और ये जो मेन स्ट्रीम नहीं, मनी स्ट्रीम मीडिया और गोदी मीडिया जिसे हम कहते हैं, उनके लोग जो जमीन कदम जो हैं वो स्टूडियो के बाहर नहीं निकालते हैं, उन पर बात ना करते हुए आप जैसे पत्रकार जो ग्रास रूट लेवल की खबरें लेकर आते हैं, अगर उस पर वो फोकस करेंगे तो शायद भविष्य में हमें असली खबरें मिलेंगी। नहीं तो 10 बजे तक आप लाहौर, इस्लामाबाद, कराची पहुंच सकते हैं हाँ। और फिर खुश होकर शाम को वापस भी आ सकते हैं। हाँ, और जब चाहे, मतलब ये तो है ना, वो तो ट्रम्प को भी तो झुका दिया था। बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो ट्रम्प को झुका दिया था। अभी चाबहार पोर्ट की खबर आ रही है तो जायसवाल साहब आके बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, अब तो एक चिट्ठी जो लिखी गई थी अमेरिका के द्वारा, उसको उसकी जो लिमिट है वो मार्च 26 के तक है, तो हम तो निगोशिएट कर रहे हैं अभी। मतलब
हर जगह पे आप, और चाबहार पोर्ट के बारे में तो जो मोदी साहब ने कहा था, पता है ना, वो हम्म, सुधीर चौधरी और अंजना ओम कश्यप के साथ बिल्कुल। बैठ के, इतना बड़ा मैंने काम कर दिया, लेकिन अब खैर कोई बात नहीं करता चाबहार पोर्ट को, और अब वो चुपके से दे दिया है, अब जो है वो ढूंढ रहे हैं। खैर ये सब तो होता है सुमित भाई, और बड़े आपने सही कहा, आपके भी दर्शक, और फॉर्चुनेटली बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी हमारे भी दर्शक, हम सब के दर्शक जो हैं बड़े जागरूक हैं, और ये हमारी खुशनसीबी है कि हमको ऐसे दर्शक हमारे परिवार में जुड़े हैं जो जागरूक लोग हैं और देश की चिंता करने वाले लोग हैं। एक दो मुद्दे हैं जहां पर मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ। एक तो ये कि जैसे आपने कहा कि धन दौलत से लेके, मसल पावर से लेके, पूरी गवर्नमेंट मशीनरी से लेके, मशीन से लेके, और आपने कोई नया मशीन भी बताया कि पैड यू यू, पेड, या पैड यू, क्या, पैड यू, PAD, पैड यू। पैड यू, अब ये क्या चीज है ये? ये किसी को भी पता नहीं है, ये एन मौके पर जोड़ा गया कि अगर किसी को डाउट आए तो हम इसे ईवीएम से जोड़ेंगे ताकि किसी भी तरह की धांधली ना हो, कंट्रोल यूनिट से इसे जोड़ा जाएगा। जबकि राज ठाकरे ने कहा कि अगले दिन वोटिंग होने वाली है, और आपने जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जिनके रिप्रेजेंटेटिव चुनाव लड़ रहे हैं, अगर उसे भी चुनाव आयोग कॉन्फिडेंस में नहीं लेते हुए एक दिन पहले ऐसा ऐलान कर दे। लेकिन और ऐसे आपको तो पता है एक और चीजें हुई थी यहाँ पर, कि इस बार इंक नहीं लगाने के बजाय मार्कर पेन मैं लगाया गया था लोगों को। मैं पूछ मार्कर रहा, आपके पेन आपके लगाकर, आपका निशान है कि चला गया उधर? नहीं नहीं, मुझे तो ज्यादा लगाया है, मुझे लगता है सबका मिलाकर मुझे लगा है कि थोड़ा गाढ़ा अब तक रह चुका है। मैंने निकालने की कोशिश नहीं की, लेकिन शायद मेरे वालों को समझ में आया कि इसको ज्यादा लगा दो। मुझे बराबर से ज्यादा लगाया, लेकिन लोगों के हाथों से वो निशान को इसलिए भी मिटाया गया है क्योंकि कई जगहों पर डुप्लीकेट वोटर्स की खबरें सामने आई। हजारों की संख्या में मौजूद थे, ऐसी खबरें आई कि लोग गए वहां पर और उन्हें पता चला कि उनके नाम का वोट गिर चुका है, पड़ चुका है। इतना सब होने के बावजूद आप देखिए कि अगर शिवसेना जो तोड़ी गई है, अगर ठाकरे बंधु एक साथ 71 सीटें ला रहे हैं, कांग्रेस पार्टी अलग से चुनाव लड़ रही थी, वो 24 सीटें ला रही हैं, अदर्स को 14 सीटें मिली हैं, तो अगर ये सब साथ में आ जाएं तो आप पाएंगे कि एक दो सीट का डिफरेंस है। अगर भारतीय जनता पार्टी 114 पर है तो ये 110 112 पर है, अगर एक दो अपवाद छोड़ दे तो तब भी आप समझिए कि ये कितनी बड़ी जीत है। ये बीजेपी को कहीं पर भी इन्होंने केक वॉक नहीं दिया। जिस नहीं तरह से ये दिया। कह रहे थे कि अरे पूरा सुपड़ा साफ है, ठाकरे इसको कोई जान नहीं रहा, या जमीनी स्तर पर इनके लोग मौजूद नहीं है। एक तरीके से पार्टी नहीं है उनके पास, पैसे नहीं है, ना ही उन्होंने पैसे खर्च किए हैं, और इसके बावजूद अगर वो इतने करीब आ गए हैं तो ये कहीं ना कहीं हार कर भी जीत हुई है उनकी, और ये जीत कर भी क्या ये जीते हैं, ये बात देखना जरूरी है। और आपने जो कहा कि मैं आपको बताता हूँ, अब ये खेल खत्म नहीं हुआ है। अगर लोगों को हम्म लग रहा है खेल खत्म है, यहाँ से मजेदार बात शुरू होती है। अब कई जगहों पर बीजेपी और एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है, उनके बीच कोल्ड वॉर नजर आई। आपको मैं हम्म बता दूं, जहां से एकनाथ शिंदे के बेटे आते हैं कल्याण डोंबिवली से, वहां पर बहुत सारे उनके पार्टी के लोगों ने बीजेपी ने अपने में लिया। नवी मुंबई में ये लोग अलग लड़े थे, नवी मुंबई में बीजेपी की जीत हुई, और वो कह रहे थे, वहां के जो नेता हैं बीजेपी के गणेश नाइक, उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी मुझे अनुमति दे दे तो एक रात में इनकी खटिया खड़ी कर दूं। तो ये बातें हम्म उन्होंने एकनाथ शिंदे के बारे में कही। अब एकनाथ शिंदे को ये बात पता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को बीएमसी चाहिए तो उन्हें शिंदे की जरूरत है। और ऐसा जरूरी नहीं है कि वो साथ में, मैं आपको बता दूं, पुणे में दोनों राष्ट्रवादी यानी अजित पवार और शरद पवार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। नवी मुंबई हम्म में एकनाथ शिंदे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। बदलापुर में भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पैसे बांटते हुए एकनाथ शिंदे के लोगों ने पकड़ा है। डोंबिवली में बीजेपी के लोगों को पैसा बांटते हुए एकनाथ शिंदे के लोगों ने पकड़ा है। तो ऐसा नहीं है कि इन लोगों के बीच में सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है। 2022 में भी जब एकनाथ शिंदे आए थे, आंकड़े बीजेपी के पास ज्यादा थे, लेकिन मुख्यमंत्री वो बन गए थे। तो अब अगर उन्हें मुंबई में ताकत दिखाना है तो एकनाथ शिंदे जरूर ये डिमांड रख सकते हैं कि आप मेरे मेयर को बनाइए, मैं आपका समर्थन करता हूं। अगर नहीं तो बाहर से समर्थन वो मराठी मानुस के नाम पर किसी भी मुद्दे के ऊपर दे सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि ये पहली बार खेला हुआ है। बहुत सारी चीजें अब भी यहाँ पर संभव है, हो सकती हैं अगर चाहे तो। और ये एक देखना महत्वपूर्ण होगा कि आगे क्या कुछ यहाँ पर किया जाता है, कौन किसका खटिया उखाड़ता है, उड़ाता है, क्या करता है, या फिर एक सामान्य तरीके से चुपचाप चीजों को मनवा लिया जाएगा। लेकिन ये केक वॉक नहीं है कि अपने मन में जो आएगा उस तरह से कर सके। मेरे मन को भाया मैं कुत्ता काट के खाया वाली स्थिति में अब भी भारतीय जनता पार्टी मुंबई में तो नहीं पहुंच पाई है। मुझे बस यही एक, मतलब बहुत सवाल मन में
खड़ा हो रहा है और इसी चीज को लेकर हो रहा है सुमित भाई कि इतना सब कुछ करने के बावजूद भी, और एग्जिट पोल तो पता नहीं कुछ क्या ही दिखा रहे थे, तो फिर ये ऐसा क्यों, मतलब कि ये तो मतलब ये तो चले जाने चाहिए थे 140 150 तक, तो वैसे ही चले जाने चाहिए थे, तो क्यों नहीं जा पाए, ये खुद 88 तक क्यों सिमट के रह गए। जैसे हमारे सामने है बिहार का एग्जाम्पल, बिहार में खुद जो है इतने बड़े हो गए कि सबको जो है उनके पीछे दौड़ना पड़ा, खुद सबसे बड़ी पार्टी हो गए, लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं हो पा रहे। वो जो सिर्फ 70 में 82 थे, इतने साल फिर चुनाव करवाया भी नहीं, मैं बीच में तो 2-3 साल में खुद जो है वहां का संपादक रह के चला भी गया, फिर कोरोना भी आया लेकिन तब चुनाव होने से तब भी नहीं हुए, और अब इतने देरी के बाद चुनाव हुए, तब भी सब करने के बावजूद पैड यू नाम का नया, जो कि बिल्कुल असंवैधानिक है, चुनाव प्रक्रिया आपको जो है पहले वो सभी पॉलिटिकल पार्टीज के कैंडिडेट को, पार्टीज को आपको बताना होता है कि आप क्या करने वाले हैं, और वेल इन एडवांस बताना होता है। आप कह रहे हैं कि ये तो अगले दिन इंट्रोड्यूस किया गया, ये सब मतलब ये तो इससे तो ऊपर अब क्या गलत होगा। अब तो यही हो सकता है कि अगले दिन बता दिया जाए कि भैया बीजेपी जीत चुकी है, आप घर चले जाओ, नहीं, आपको मैं बता दूं कि आज सुबह 9 बजे हमें पता चला है कि मुंबई का वो पोलिंग परसेंटेज कितना, 10 बजे से वोटिंग की काउंटिंग शुरू हुई, 9 बजे इनकी ओर से रिलीज किया गया कि अच्छा 52% से ज्यादा वोटिंग मुंबई में हुई। आप सोचिए, और ये एग्जिट पोल वालों के पास 6 बजे उन्हें कैसा पता चल गया कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। अगर आपके पास डेटा नाम की चीज होती है, आप टीवी में काम कर चुके हैं, मैं कर चुका हूं, डेटा होता है कि कितना परसेंटेज वोटिंग हुआ है, उससे आपको समझ में आता है कि अगर ज्यादा वोटिंग हुआ है तो एंटी इनकम्बेंसी है या नहीं है। ये तमाम चीजों पर कोई बातचीत, मैंने कहा ना, काला कोट पहनना है, हाथ ऐसे ऐसे हिलाना है, ऊपर से आंकड़ा आता है, वो आंकड़ा आपके सामने पेश करना है, वही चीजें यहाँ पर की गई। बीजेपी, आप पूछ रहे थे कि मुंबई के लोग बीजेपी का समर्थन क्यों नहीं करते हैं, उसका सीधा साधा जवाब है एरोगेंस की वजह से। ये एरोगेंस क्या है कि हम जो चाहेंगे हम कर लेंगे, आप जो करना है आप कर लेंगे। मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या। यहाँ पर अगर राज ठाकरे उद्धव ठाकरे एक साथ आए तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल भारतीय जनता पार्टी है। यहाँ पर मैं जैसे यहीं पर पढ़ा हूँ, मेरी मराठी बहुत अच्छी है, मैं मराठी में भी लाइव करता हूँ, न्यूज चैनल्स पर भी जाता हूँ। मेरी पढ़ाई जब स्कूल में हो रही थी, यहाँ से मैंने पढ़ाई की है, तो कक्षा 1 से हमें इंग्लिश और मराठी पढ़ाया जाता था, कक्षा 4 के बाद हिंदी भी हमें पढ़ाया जाने लगा। लेकिन इनकी ओर से कोशिश की गई कि जबरदस्ती कक्षा 1 से हिंदी को भी सख्ती लाया जाए और एक 3 लैंग्वेज पॉलिसी लाने की कोशिश की गई। अब क्या होता है कि हिंदी और मराठी के अगर आप डायलेक्ट्स देखें तो एक तरीके से हैं, दिखने में एक जैसा है, लेकिन बहुत सारी बातें हैं जो अलग होती है। जैसे हिंदी में कमल कहा जाता है, मराठी में कमल, ळ जो शब्द है वो हिंदी में है ही और नहीं। वो जो हाँ कि गुजराती में भी है, अड़ा जी गुजराती में भी होता है और जी, मराठी में भी होता है, तो अड़ा हाँ, होता है। हाँ, जैसे पुलिस अड़ा। आई होता है, यहाँ पर पुलिस आली आला होता है, तो लिंग में डिफरेंस हो जाता है, शब्दों के उच्चारण में डिफरेंस हो जाता है, ऐसे कई सारी चीजें हैं जिसके वजह से जो छोटे छोटे छात्र होते हैं उन पर इसका असर पड़ता है। लेकिन आपने लोगों से बात नहीं करने के बजाय आपने सीधा इसे थोपने की कोशिश की। अब मुंबई में यहाँ पर जो एक जमीन था जो विल्सन ट्रस्ट के नाम पर था, चुनाव के 2 दिन पहले पता चलता है कि जैन को दे दिया गया है। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जैन समाज के लोग नहीं रहते हैं, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर सालों से वो रहते आए हैं, लेकिन अचानक से क्योंकि आप चाहते हैं कि सभी लोग आपकी तरफ आ जाएं, उसको आप अपना एक वोटर बेस समझकर आपने लोगों को जो है बांटने की कोशिश की, इसका असर यहाँ पर देखने को मिला। यहाँ पर आप देखेंगे कि मुंबई के पालक मंत्री कौन है, मंगल प्रभात लोधा है। मंगल प्रभात लोधा जो खुद एक बिल्डर हैं, जो हर जगह पर बिल्डिंग बना रहे हैं, उन्हें अपने बिल्डिंग से मतलब है कि झुग्गी में रहने वाले लोगों से मतलब है। वो तो चाहेंगे कि जितने झुग्गियां हटेंगे उतने वहां पर लोधा बिल्डर्स के लोग जो है घर बनाएंगे, आलिशान घर बनाकर उसे करोड़ों में बेचेंगे। तो ये जो एरोगेंस ऑफ पावर था वो कहीं ना कहीं यहाँ पर नजर आया। और मुंबई का एक और बात आपको याद रखने की जरूरत है कि मुंबई को महाराष्ट्र में जोड़ने के लिए 107 लोगों ने शहीद हुए थे मुंबई में। ये बहुत बड़ा मुद्दा था, आपको ही पता है, मोरारजी देसाई की ओर से उस समय मुद्दा उठाया गया था, उनकी ओर से गोली चलाई गई थी, बहुत बड़ा बवाल हुआ था। और ये जो पूरा हादसा ये था, आपके इसको आपके एक वहां भी तरीके से हुआ था, खरोचने की कोशिश की गई। मुंबई में भी हुआ था और गुजरात में भी गोलियां चली गुजरात थी, में भी यहाँ भी हुआ था जा रही थी। जी जी। तो ये एक बड़ा मुद्दा बन चुका था। तो ये जो तमाम चीजें थी, और इसलिए मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी ये भाप रही थी कि उनकी पॉपुलैरिटी कम हो रही है, और ये पहला ऐसा चुनाव होगा जहां पर स्टेट बीजेपी की ओर से नरेंद्र मोदी और अमित शाह को हाथ जोड़कर कहा गया आप मत आइए, अगर आप आएंगे तो हमें नुकसान होगा। योगी आदित्यनाथ को कहा गया आप मत आइए, अगर आप आएंगे तो हमें नुकसान होगा।
नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह से लेकर योगी आदित्यनाथ मुंबई में नहीं आए, जबकि इनकी ओर से पहले यहाँ पर आकर प्रचार किया जा चुका है। आप सोचिए ये नौबत आ गई थी। ये कहीं ना कहीं यहाँ की जो ग्रास रूट लेवल, जो शायद मुंबई का है, मैं केवल मराठी मानुस नहीं कहूंगा, कई सारे गुजराती हैं, मारवाड़ी हैं, जैन हैं, उत्तर भारतीय हैं, सभी लोग जो हैं मुंबई को बचाने के लिए ये सारी बातें कर रहे थे। और इसलिए जो ये मुद्दा है ये बहुत बड़ा बन चुका था। और इसलिए अभी भी आप पाएंगे कि एक सिंपल मेजोरिटी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना को तोड़कर, करोड़ों रुपए खर्च कर, गोदी मीडिया और इलेक्शन कमीशन की मदद से सिंपल मेजोरिटी पहुंच पाई है। ये उनके लिए जीत से बड़ी हार मैं कम से कम समझता हूं कि ये इस चुनाव में हुआ है। आखिरी सवाल है भाई, मैं बहुत 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 ही बढ़िया और अच्छी बातें बताई आपने, उस पूरी उसके तार को खोल कर रख दिया। अब एक आखिरी सवाल, अब जैसे आपने कहा कि बड़ी थीन है, बड़ी सिंपल सी मेजोरिटी है, और आपने वो एक समीकरण भी बताया कि शायद भी अब ये तो राष्ट्रवाद के मुद्दे पर या तो मराठी मानुस के मुद्दे पर हो सकता है शिंदे साहब भी जो है अब तक, भाई उन्होंने भी तो जिल्लत सहन की है ना, जो पहले मुख्यमंत्री बनाए गए, फिर उसके बाद उनको जो है दूध में से मक्खी की तरह निकाल के बना दिया गया और कहा कि फडणवीस साहब बनेंगे, आप जो है आप अब भजन कीर्तन कीजिए, थोड़ा बहुत आपको दे दिया जाएगा। तो वो अनुभव तो हो चुका है उनको, सही बात है ना, कि भाई किस तरह से विधानसभा में उनको जो है दरकिनार कर दिया गया चुनाव के बाद। तो इस सब चीजों को ध्यान पे रखते हुए आपको हाउ डू यू सी ये चुनाव, समझिए यही परिणाम है, सिंपल थीन मेजोरिटी, सरकार वहां मुंबई में वहां नगर पालिका में बना भी ली उन्होंने बॉडी, क्या देख रहे हैं आप आने वाले दिनों में, संघर्ष है या फिर पैसों का खेल होगा और ज्यादा स्ट्रेंथ, क्योंकि इनकी इनकी आदत है, ये कमजोर रह नहीं सकते। गुजरात में जब सब इनको सिर्फ 99 सीटें आई थी सुहित भाई, तो बड़े बड़े मतलब कांप उठे थे वो कि 99 तो मतलब 92 में तो सरकार बनती है और सिर्फ 7 ज्यादा है तो क्या करेंगे। तो बड़े तौर पर जो है कांग्रेस की 77 सीट्स थी अपने, तो 2 साल के भीतर भीतर कांग्रेस को तोड़ फोड़ के तितर बितर कर दिया इन लोगों ने हर तरह से, और अपना बहुमत जो है वो 111 तक या 199 से 109 या 11 तक लेके चले गए ताकि सही फील करे। तो ये भी संभावना भी तो है वहां पे मुंबई में, ये भी तो हो सकता है। जी जी बिल्कुल। देखिए, लेकिन एक चीज मैं आपको कह दूं, जो कुछ ये करेंगे इनके लिए आसान नहीं रहने वाला है। आने वाले जो 5 साल हैं, भारतीय जनता पार्टी एक तरीके से अपने आप को एक्सपोज तो जरूर कर चुके हैं कि भाई हमने पूरी ताकत लगा दी, पूरे पैसे खर्च कर दिए, लेकिन इसके बावजूद हमारे पास इतनी ताकत होने के बावजूद भी हम हमारे दम पर नहीं आ पाए हैं। वो नहीं चाहते थे कि उन्हें एकनाथ शिंदे की शिवसेना की जरूरत पड़े, जिसे 28 सीटें मिली हैं। बीजेपी को अब भी 88 पर अटके हुए हैं, ऐसा नहीं है कि उनकी सीटें बढ़ रही हैं। ये उनकी अनपॉपुलैरिटी है, ये बताता है कि उनकी पॉपुलैरिटी कैसे कम होती जा रही है। ऐसे में अब बार्गेनिंग पावर एकनाथ शिंदे की बढ़ेगी। अब आप सोचिए कि बीजेपी कर क्या सकती है। शिवसेना को तोड़ के आपने शिंदे को अपने साथ में लाया, आप शिंदे को भी तोड़ोगे, एनसीपी को आप तोड़ चुके हो, अब क्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को भी तोड़ोगे। आप अगर हर एक जो स्थानीय पार्टीज हैं उन्हें तोड़ोगे, उनके लोगों को लाओगे, तो आप धीरे धीरे एक्सपोज होते जा रहे हो। और मेरा मानना है कि मैं तो चाह रहा था कि इन्हें शायद 140 150 आ जाए, और एक बार फिर से लोगों को मैं अब भी कह रहा हूँ, ये जो आंकड़े आए हैं ये नेचुरल नंबर्स नहीं है। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता, नंबर एक, और अगर सबको लेवल प्लेइंग फील्ड दिया गया होता, ये जो रात रात भर इन लोगों ने पैसे बांटे उसे चुनाव आयोग ने पकड़ा होता, या फिर लोगों के ऊपर कार्रवाई की होती, 68 जगहों पर जो पूरे महाराष्ट्र ये बिन विरोध चुनाव जीते हैं, जो लोकतंत्र की सरेआम हत्या है, अगर वो नहीं होने देती, तो भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना ट्रिपल डिजिट पे नहीं पहुंचती है। ये बात मैं बहुत जिम्मेदारी से ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं। तो आप भले ही सत्ता में आए हैं, अब चेक एंड बैलेंस जो है वो आपके पास आएगा। आप अब ऑपोजिशन पर या उद्धव ठाकरे पर इसलिए भी आरोप नहीं लगा सकते हैं क्योंकि उनका कार्यकाल 2022 में खत्म हो चुका है। 2022 से लेकर 2026 तक देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की देखरेख में मुंबई चली है, और ये वही मुंबई है जहां पर एक्वा मेट्रो लाइन की शुरुआत होती है, और 15 दिन के भीतर हम पाते हैं कि इस मेट्रो लाइन के अंदर पानी भर जाता है। हम पाते हैं कि जिस लोअर परेल या फिर यहाँ पर दादर इलाके में पानी भरना बंद हो चुका था, वहां पर पिछले बारिश में इसलिए पानी भरता है, पता है क्यों? क्योंकि ये मोटर शुरू कर नहीं पाते हैं, इन्हें अंदाजा नहीं है ये शहर को कैसे चलाना है। ऐसे चलाना में है। अगर आप आते हैं तो ये कांटे वाले सीट पर जरूर ये बैठेंगे। ये जो ताज है ये कांटों का ताज है। ये बात शायद देवेंद्र फडणवीस भी समझ रहे हैं। इन कांटों की ताज से क्या वाकई ये जीत पाएंगे? ये
इनके लिए आसान तो नहीं रहेगा, ये बात मैं आपको यहाँ पर साफ कर देता हूँ। एकनाथ शिंदे मन ही मन में बहुत खुश हो रहे होंगे कि भाई मुंबई में अगर आपको रहना होगा तो अब आप एकनाथ शिंदे को सता नहीं सकते हैं। वो अपने आप को कहीं ना कहीं यहाँ पर सेफ फील कर रहे होंगे। मुझे लगता है कि हार कर भी उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने बता दिया कि ठाकरे बिना पावर या पैसे के भी मुंबई में पॉपुलर हैं। ये कोविड में जो उन्होंने काम किया था उसके लिए पैसे नहीं खर्च करने के बावजूद अगर केवल ठाकरे बंधु एक साथ 70 सीटें आ रहे हैं, कांग्रेस जिसे खत्म समझ रहे थे वो 24 सीटें पर आ रहे हैं, राष्ट्रवादी शरद पवार 1 सीट पर आ रहे हैं, एमआईएम अगर 9 सीट पर आ रही है, ये तमाम चीजें भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी हार के रूप में कम से कम मैं देखता हूं कि आप साम दाम दंड भेद लगाने के बावजूद जो टीवी पर आपने आंकड़े दे दिए थे, जोशी साहब पहले प्रिंट करते थे, अब मुझे नहीं पता दिल्ली से कौन प्रिंट कर भेजता है, वो कोई आंकड़े और आपने है। चलाए, लेकिन वो आंकड़े जमीनी स्तर पर नजर नहीं आ रहे हैं। आपके झूठ को लोगों ने पकड़ लिया है, ये एक सच्चाई है। अजीत पवार साहब का क्या हालचाल है इस चुनाव में? अभी कुछ उनकी एनसीपी का? मुंबई में देखिए अजित पवार उनके साथ में नहीं थे, नवाब मलिक को साथ में नहीं लेना चाहते थे कि नवाब मलिक के नाम पर नहीं लेंगे, लेकिन अब अगर सिंपल मेजोरिटी से आगे जाना है तो नवाब मलिक भी उन्हें चाहिए होंगे। पुणे में भला है कि अजित पवार नहीं जीत पाए, हालांकि मुंबई उनके लिए कभी स्ट्रांग नहीं रहा था राष्ट्रवादी पार्टी के लिए, राष्ट्रवादी कांग्रेस के लिए, लेकिन पुणे में कहीं ना कहीं उन्हें हार का सामना कर विपक्ष में बैठना पड़ेगा। तो अजित पवार को भी जरूरत होगी कि वो बदला ले सकें, उनकी भी नजर होगी कि उनका भविष्य कैसे रहने वाला है। तो ये जो इन्होंने सभी पार्टियों को तोड़कर अपने में जोड़ लिया था, कल एक बात हमने कही थी कि जब मछली समुद्र से बड़ी हो जाए तो मछली के लिए अच्छी बात नहीं होती है, और यहाँ पर जो मछली है वो समुद्र से बड़ी होती हुई नजर आ रही है। तो आप सांस लोगे, अपने आप को बचाओगे कि समुद्र के अंदर रहोगे, ये बात उस मछली को सोचने की जरूरत और बाकी सब तो दोस्त के लिए है ही है। अब दोस्त को है। सब कुछ मिलेगा और मिलेगा और जम के मिलेगा। वो जो जंजीर फिल्म का गाना है, यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी, बस उसी को याद करते हुए हम लोग अभी अलविदा लेते हैं सोहित भाई। और तो क्या करें, क्योंकि सब कुछ हो रहा है वो दोस्त के लिए हो रहा है, बाकी बिल्कुल। सब तो ठीक है ना? हम्म। तो दोस्ती, हाँ दोस्ती बनी रहे, दोस्ती सलामत रहे इनकी। बाकी जो खेल हो रहा है और जो मजाक चल रहा है देश के सामने, वो हम सब लोग मिलके देख रहे हैं। और हमको इस बारे में हम बात करते रहेंगे और आपसे इस बारे में जो है लगातार हम आपके दस्तक देते रहेंगे मन और मस्तिष्क पे, क्योंकि ये काम तो करना पड़ेगा और करते रहना पड़ेगा। शोध में बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने वक्त निकाला जी, और बहुत ही सटीक थैंक यू सो जानकारी दी। मच। थैंक यू वेरी मच भाई, थैंक यू वेरी मच। तो ये सोहेल भाई थे दोस्तों। अब आपकी बारी है, आप इस बातचीत को कैसे देखते हैं, इस बारे में आप क्या सोचते हैं, हमको कमेंट करके लिख के जरूर से बताइए। और अगर आपको लगी हो कि ये सार्थक चर्चा रही तो फिर आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो की लिंक को आप हो सके उतना शेयर कीजिए। और ये मंच, ये चैनल आप ही का है, अगर आपने अब तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और अपने साथियों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आप सभी का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।